But can you all see the presentation now, guys? Great, great, great. So let's start the presentation. Presentation start करते हैं। बहुत बहुत अच्छे से डिटेल आउट किया है आज के बजट को, और कोशिश करिए कि आपको एकदम एक 360 डिग्री व्यू दूं कि इस बजट में हुआ क्या है। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इन दिस बजट। और ये अब आपके सामने एक स्लाइड चल रही है। ओके, सबसे पहली बात, आज का जो सेशन होगा हम बात करेंगे मेजर अनाउंसमेंट्स की, बजटरी एलोकेशंस। हम कंपेयर करेंगे कि हमारे देश में जो बजटरी एलोकेशंस होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, वो मतलब यूएस में, चाइना में कैसे हैं, और यहां आपको बहुत बड़ा झटका लग। तीसरा हम बात करेंगे इंडस्ट्री रिएक्शंस के बारे में, इंडस्ट्री ने क्या किस तरीके से रिएक्ट किया है, पॉलिटिशियंस ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, कुछ मीम्स की भी बातें, क्या महंगा हो गया, क्या सस्ता हो गया, हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में क्या चेंज कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में क्या चेंज करना है। अब में से कितने लोग यहाँ पे ये समझने के लिए हैं कि गोल्ड और सिल्वर का, कम ऑन गाइस, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझना चाहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का क्या होने वाला है। अरे बाप रे, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ग्रेट। तो गाइस, ओके, उसके बाद एट द एंड मैं आपके साथ गोल्ड और सिल्वर की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा और क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाला हूं। आज का सेशन ऑसम होने वाला है। मैं लाइव Q&A करूंगा आप लोगों के साथ। थोड़ा ऑडियो वीडियो क्वालिटी शायद थोड़ी सी खराब चल रही है, पर बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए, मैं आप लोगों के मन में बसता हूं। आप ऐसे आंख भी बंद करेंगे तो मैं आपको दिख जाऊंगा। सो आप प्लीज डोंट वरी अबाउट द फैक्ट दैट द वीडियो क्वालिटी मे बी अ बिट बैड। इट इज ओके, डोंट वरी। मैं सुनाई दे रहा हूं आपको और मैटर समझ आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्यूइंग मी। वो आप वैसे भी मेरे यूट्यूब पे बाकी वीडियोस पे भी कर सकते हो। ग्रेट, ग्रेट। सो आइए चलते हैं मेजर अनाउंसमेंट्स की तरफ। सबसे पहले मेजर अनाउंसमेंट्स की, पर मेजर अनाउंसमेंट में जो मैं सबसे पहली चीज बात करने वाला हूं वो मेजर अनाउंसमेंट से ज्यादा वाला हूं कि आमदनी हमारी कहां से आती है देश की, और खर्चा कहां होता है। देखिए, बजट होता क्या है? बजट बेसिकली आमदनी और खर्चे का, आप जानते हैं मैं सबको कहता हूं जब पर्सनल फाइनेंस की भी बात करता हूं कि बजटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बजटिंग में आप क्या करते हो, रेवेन्यू सोर्सेज बताइए, सैलरी कितनी, इंटरेस्ट इनकम कितनी, डिविडेंड इनकम कितनी है, हर तरीके से जहां से भी कमाई हो सकती है आपकी, वो आप इकट्ठो। वैसे ही की जो कमाई है, अगर भारत 1 रुपया कमाता है तो कहां से कितना कमाता है वो समझते हैं। सबसे पहले 24% तो हमारे को उधार लेना पड़ता है। 24% हमें उधार लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी आमदनी जो है वो है 75 पैसे और खर्चा जो है वो 1 रुपया है। आमदनी हमारी 75 या 76 पैसे है, 0.75 पैसे है, और 1 रुपीज हमारा एक्सपेंसेस को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं नंबर को। तो अगर हमारी इनकम 75 रुपीज है तो हमारा एक्सपेंस जो है वो 100 रुपीज है। तो बचा हुआ 24 से 25 रुपीज जो है, वो काफी परिवारों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपना खर्चा निकाल नहीं पाते हैं और उनके पास जो है उनको लोन लेना। तो भारत जो परिवार है वो भी उधार पे 24% उधार आता है। अभी मैं बताऊंगा बाकी कंट्रीज क्या करिए। आज का सेशन छोड़ने लायक नहीं है, या मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास कैसे बजट को हमने डिकोड किया, मजा आ जाएगा आपको। सेकंड, जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज है वो 10% है, जीएसटी से हमें 15% आता है। यानी कि अगर 100 रुपए टोटल कमाते हैं तो 15 रुपए जो है हम जीएसटी से कमाते हैं, पर हम 18 रुपए जो है वो कंपनियों से कम, यानी कि भारत देश की सारी कंपनियां मिला के हमारे 100 रुपए के रेवेन्यू में से, भारत के 100 रुपए के रेवेन्यू में से 18 रुपए देती है। आप और मैं, भाई और बहनों, आप और मैं 21 रुपए देते हैं। भाई बहनों, आप और मैं 21 रुपए देते हैं। यानी ये सारी कंपनियां जितनी हैं देश की, रिलायंस, अडानी, टाटा, बिरला, सारे जो है मिलके 18 रुपए देते हैं, और आप और मैं 21 रुपए देते हैं। यानी हम रिटेल वाले जितने लोग हैं वो 21 रुपए देते हैं। तो आप एक बार अपनी आप के लिए ताली बजाइए। जितना कंपनियां टैक्स दे रही हैं उससे ज्यादा तो हम टैक्स दे रहे हैं इस देश के लिए। हमारा योगदान ज्यादा है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे सर योगदान इस टाइम पे इंडिविजुअल्स का ज्यादा है, कॉर्पोरेशंस का कम है। कस्टम से हमें 4% की कमाई होती है, 4 रुपए 100 रुपए में से। ये एक्साइज ड्यूटी से 6 रुपए होती है, लिकर पे, सिगरेट पे, ये सब, हाँ वो सब जो है उस पे 6 रुपए की कमाई होती है। अब भैया ये हो गई आमदनी की, पर आमदनी अगर हमारी 75, खर्चा जो है 100 रुपए है, तो पता करें कि दया वो बचा हुआ पैसा गया कहाँ, दया वो बचा हुआ पैसा गया कहाँ। हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो भी सेंट्रल स्कीम्स होती है उस पर 17 रुपए चले जाते हैं। सब्सिडीज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे यहाँ सब्सिडीज चलती रहनी चाहिए कि नहीं चलती, ये फ्री की रेवड़ियां हमें बांटनी चाहिए कि नहीं बांटनी चाहिए। तो मेजर सब्सिडीज जो है वो 6 रुपए, 11 रुपए हम डिफेंस पे खर्च करते हैं। भाई ऑपरेशन सिंदूर किया था अभी रिसेंटली, तो होता है ना भाई, वो ब्रह्मोस मिसाइल भेज को बनाना रहता है, गोला बारूद इकट्ठा करना होता है, ये सब करना, डिफेंस पे हमारा 11 रुपए जाता है। पर ये आया सबसे मुश्किल काम, इंटरेस्ट पेमेंट हमारा 20 रुपए। अब आप सोचिए, अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 20 रुपए का तो सिर्फ और हम 100 रुपए नहीं खर्च, इस साल हम 53 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने वाले हैं। इस साल हम 53 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। उसमें से अगर आप 20% गिनेंगे तो करीबन करीबन 10,60,000 करोड़, यानी ऑलमोस्ट महीने का 90,000 करोड़
यानी एक दिन का 3,000 करोड़। भाई साहब, इंडिया तो 3,000 करोड़ रुपए दिन का, 3,000 करोड़ रुपए दिन का इंटरेस्ट दे रहे हो। वैसे आप में से मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों की दिन की तनख्वाह 3,000 रुपए है, मतलब महीने की तनख्वाह 90,000 है, मुझे एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पर भारत जो है वो दिन का 3,000 करोड़ रुपए का टैक्स दे रहा है। दिन का 3,000 करोड़ का टैक्स दे रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो 8 रुपए लेके, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7 रुपए लेके जाते हैं, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22 रुपए लेके जाते हैं। तो इस तरीके से भारत देश 100 रुपए का खर्चा करता है। तो ये हमारी आमदनी है, जो हम आमदनी करते हैं वो ये है, इस तरीके से आता है। रुपी कम्स फ्रॉम, यानी हमें आता कहां से, रुपी गोस टू, यानी हमारा पैसा जाता कहां है। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिखेंगे यहाँ पे। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। यूएस में क्या होता है? यूएस में क्या होता है? यूएस में इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो है वो 35 रुपए। अगर यूएस 100 रुपए, तो 35 रुपए जो है वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स से कमाता है। हमारे यहाँ कितना कमाता है भारत? 21 रुपए। यानी कि यूएस में पर्सनल टैक्स ज्यादा है। उनके 100 रुपए में से तो 35 रुपए जो है वो आ रहे हैं इंडिविजुअल इनकम टैक्स से, और हमारे यहाँ 21 रुपए आ रहे हैं। फिर बोरोइंग और नेट डेट, उनकी भी जो है ना हालत थोड़ी हमसे ज्यादा खराब है। हमारी आमदनी 76 है और खर्चा जो है वो 100 है। उनकी आमदनी 72 है और खर्चा 100 है। समझ रहे हो ना? यानी कि वो हमसे जो है कम नहीं कमाता, उनका बेस बहुत बड़ा है, पर उनको भी उधार लेना पड़ता है। यूएस भी उधार पे, इसलिए तो यूएस 38 ट्रिलियन डॉलर के उधार पे है। आज ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको कभी किसी ने इतनी सरल भाषा में अगर पसंद आ रहा हो तो हार्ट भर, थम्स अप भर के दे देना, तालियां भर के दे, एटलीस्ट समझ तो आएगा कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये अगला आधे एक घंटे का जो सेशन है वो आपको बजट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, ऐसा ऐसा सेशन है ये जिसे आप मिस ही नहीं कर सकते। ओके, 38 रुपए जो है वो हमारे को बोरोइंग से, 24 रुपए जो है वो पेरोल टैक्सेस से, कस्टम यूएस को एक्साइज कस्टम फीस से 8 रुपए, और कॉर्पोरेट टैक्सेस से 5 रुपए आता है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्सेस से 18 रुपए, यूएस में कॉर्पोरेट टैक्सेस से 5 रुपए आता है। यानी आप समझ रहे हो क्या बात है? यानी मतलब ये है कि यूएस जो है अपने एंटरप्रेन्योर्स को, अपने बिजनेसमैन को बहुत प्रोत्साहित कि भाई खुल के खेलो, टैक्स की चिंता मत करो, खुल के खेलो, टैक्स की चिंता मत करो। उनका पैसा कहाँ जाता है? 23% उनका सोशल सिक्योरिटी में जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने सारे जो है सिटीजन्स का ध्यान रखते हैं। मेडिकेयर में 24% जाता है, डिफेंस में 15% जाता है, जो भारत का 11% जाता है। सोचिए, हमारा 11% छोटे बेस का जाता है, उनका 15% बड़े बेस का जाता है। भाई वो भी बताऊंगा आपको, मजेदार चीज है। बाकी वेलफेयर स्कीम्स पे आपका 15% जाता है, नॉन डिफेंस डिस्क्रिशनरी पे 11, इनका भी ब्याज जा रहा है, पर इनका 9% जाता है। ये हाँ आ जाता है बहुत बड़ा फर्क। अब आप सोचिए, भारत का 100 रुपए में से 20 रुपए जा रहा है ब्याज में, यूएस का 100 रुपए में से 9 रुपए ब्याज में जा रहा है। यानी कि ये जो 11 रुपए हम फालतू दे रहे हैं, ये 11 रुपए अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते तो देश की प्रगति में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन स्कीम्स जो एमएसएमईज के लिए चाहिए, उसमें आता। यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है जो मुझे लगता है कि सरकार को करना चाहिए। मैं साथ-साथ अपनी सलाह भी देता रहूँगा, जो मुझे लगता है सही लगता है। तो ये जो है आपका यूएस का इनकम और यूएस का एक्सपेंस है। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मेरी टीम यहाँ पे है मेरे साथ और सब लोग बड़े खुश हैं, वो भी बड़ा सीख रहे हैं, और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक फ़ोन दे दें जिसमें मैं यूट्यूब लाइव के, तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यहाँ पे एक फ़ोन रख दें, जहाँ पे वो यूट्यूब लाइव के चैट्स चालू हो जाए, सो दैट मैं चैट्स को देखता रह सकूँ। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है। आज का जो बजट था, उसपे टोटल मिला 8 चीजों पे फोकस है। एनर्जी सिक्योरिटी, अभी आपको पता है सुबह-सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भैया जो यूएस है ना, इंडिया है ना, वो ईरान से अब तेल नहीं खरीदेगा, यूएस से खरीदेगा। अब कुछ भी बोल देता है यार वो आदमी। हाँ, आपका भी बड़ा नुकसान किया होगा, डोंट वरी, सबका नुकसान किया उस आदमी ने। रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसीज, यानी भारत जो है अब ये सोच रहा है कि इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने हैं, फिस्कल प्रूडेंस लानी है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी लानी है, पैसा उथल-पुथल ना हो, रुपया डॉलर का इक्वेशन ठीक रहे, इस पे फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट भी रखना है, ताकि जो आपका जनता है उसको वो खुश रहे आपसे। जनता जो है वो खुश रहे आपसे, और उसके चलते जो है लोग आपके साथ कॉन्फिडेंट रहें कि भाई हमारे को भी जो है साथ-साथ रहना है। बस 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं अपना जो है यहाँ पे साथ-साथ चालू कर देता हूँ, सो दैट मैं आपके कमेंट्स को लाइव देख सकूँ। बड़ा मजा आ रहा है मेरे को। आप लोग को मजा आ रहा है तो मुझे बताते रहिएगा साथ-साथ। ओके, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खुशी, और पीपीटी का साइज जैसे इंस्ट्रक्शन आ रही है मुझे, अब क्या पीपीटी का साइज बढ़ गया? देख लीजिए, आई एम श्योर अब आपकी पीपीटी का साइज भी बढ़ गया हो। ओके ओके, डन डन, परफेक्ट परफेक्ट। खुश हो गए लोग, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी सोचिए, अभी आप हम लोग सब मिला के करीबन 1,500 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं। क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हुई हैं हमारी? सबसे पहले टैक्स और पर्सनल फाइनेंस हमारे को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। किसी ने बताया नहीं आपको कि हमें एक एक्चुअली बहुत बड़ा तोहफा मिला, और वो तोहफा है कि हमें कुछ नहीं मिला है। तो यही तोहफा है हमारे लिए कि इस बार हमारे लिए कुछ भी नहीं। पर अब इसको ना थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 1 अप्रैल से
1961 से जो इनकम टैक्स कोड चल 1961 से, कितने साल पुराना हो गया? हाँ, आपके दादाजी वो मूवी आई थी ना सूर्यवंशम, उसमें कि आपकी शक्ल देख के मुझे आपको दादाजी बोलने का मन करता है। तो 1961 की किताब को देख के मुझे उसको दादाजी बोलने का मन कर रहा था। पर अब क्या हो गया जी? रूल चेंज हो गया। और रूल चेंज हो गया, 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स बिल लग जाएगा। और उसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे फॉर्म्स जो हम भरते थे वो बहुत आसान हो, सिंपल हो जाए, यूजर फ्रेंडली हो जाए, बेटर कंप्लायंसेस हो। बट क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं तो इस बार टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ। निर्मला ताई ने कह दिया कि भाई सुनो, ऐसा है, पिछले साल मैंने आपके 12 लाख तक छूट कर दी जीएसटी को, अब मुझसे और ना मांगो भाई, मुझे ऑलरेडी 25 रुपए का उधार लेना पड़ रहा है, हाँ, घर चलाने के लिए। तो भाई मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो और मेरे को जो है 1 साल का मौका दो, अगले साल में शायद कुछ करके दूंगे आपको, कोई मेहनत देखेंगे, बट इस साल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको इनकम जो है 12 लाख तक ही फ्री होने वाली है। इंटरेस्ट इनकम डिडक्शन सीनियर सिटीजन के लिए उसको डबल करके 1 लाख रुपए कर दिया गया। जो अब क्या है, आप एफडी ना अपने दादाजी के नाम पे कर देना, उससे क्या होगा कि आपके 50,000 रुपए के जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा साल का। आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो 15,000। ये पॉइंट लिख लो, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है कि भाई हमारे को जो है दादाजी के नाम पे अब एफडी करनी होगी ताकि हमारे को टैक्स कम लगे। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं। सेकंड जो पॉइंट था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी का। देखिए कुछ साल पहले जब पहली बार एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो अमाउंट था 10 लाख करोड़ की, 10 लाख करोड़ इंफ्रा पे लगेगा। फिर उसके अगले साल था 11,10,000 करोड़। मुझे याद है इलेक्शन का टाइम था और फरवरी 2024 का बजट था, और इस साल उस एलोकेशन को बढ़ा के 12,20,000 करोड़ कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में आता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड, रोड बनेंगी, रेलवे बनेगी, सलिया लगेगा, सर लेबर लगेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। ये माना जाता है इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपए लगाया जाता है तो उसका बेनिफिट जो इकोनॉमी को मिलता है वो 2.5 रुपए का मिलता है। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसमें हमारा जो है कैपेक्स एलोकेशन वापस इस साल बढ़ा दिया गया है। 7 न्यू हाई स्पीड रेल ग्रोथ कनेक्टर्स बनाए गए हैं। सॉरी, हाई स्पीड, गवर्नमेंट टू रोल आउट 7 न्यू हाई स्पीड रेल ग्रोथ कॉरिडोर्स। अब इसको ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। समझिए कि भारत को ना अगर कंपेटिटिव होना है तो सामान पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह जो है उसकी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। अब ग्लोबली ये जो नंबर है ये 7% का, यानी कि टोटल कॉस्ट का 7% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। भारत का ये नंबर बड़ा डिस्करेजिंग है, बहुत ही डिस्करेजिंग है। ये जो बड़ा लॉस नुमा नंबर है, प्रॉफिट नुमा, ठीक है, लॉस नुमा नंबर है, और वो नंबर है 14%। यानी कि चाइना जस्ट बिकॉज उसका लॉजिस्टिक्स इतना अच्छा है वो हमसे 7% माल सस्ता बेच सकता है सिर्फ लॉजिस्टिक्स की वजह से। अभी मैं क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे नहीं आ रहा हूं, सिर्फ लॉजिस्टिक्स की वजह से चाइना हमसे 7% सस्ता बेच पाता है। हमें भी चाइना के लेवल पे पहुंचना है तो हमारे को ये कनेक्टिविटी चाहिए, और ये कनेक्टिविटी में डेफिनेटली इसका योगदान रहेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होंगे, फ्रेटेड होने से अगेन कॉस्ट कम होगी। नेशनल वाटरवे एक्सपेंशन होगा, 20 नेशनल वाटरवेज अगले 5 साल में जो है, क्योंकि वाटरवे से अगर आप सामान भेजते हैं उसकी कॉस्ट और कम होती है। तो फोकस बड़ा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया कर दो, इतनी बढ़िया कर दो कि जो 14% की कॉस्ट आ रही है वो धीरे धीरे अगले कुछ सालों में 7% हो जाए, कि इंडिया जो है, इंडियन गुड्स जो है वो मार्केट में, वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव हो सके, हम जो है लड़ सके इंटरनेशनल मार्केट से। इसलिए हमारे को ये करना है। नेक्स्ट है जॉब्स, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 40,000 करोड़ रुपए का आउट टू फर्दर बूस्ट द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन अलग से कर दिया गया है। एसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ अलग से डाल दिया है। ये आपको याद होगा कोविड के बाद 2,000 करोड़ रुपए दिए थे हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। मैं बहुत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है कंसल्ट करता हूं और वहां पे मुझे दिखता है कि कितनी जरूरत है उनको फंड्स की। अगर उनको फंड सही टाइम पे मिल जाए तो वो बहुत बड़ी ग्रोथ ला सकते हैं। भारत का आज भी 40 से 50% एक्सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस करते हैं। अगर हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बड़े हो गए, स्ट्रांग हो गए, तो आप समझ लीजिए कि भारत की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये जो इन्वेस्टमेंट करी है। उसके अलावा बायो फार्मा शक्ति स्कीम, ये एक्चुअली ये पहला अनाउंसमेंट था आज के बजट का। 10,000 करोड़ रुपए बायो फार्मा की स्कीम पे डाले जा रहे हैं ताकि बायो फार्मा इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग पे, और इसको लेके एक प्रमोटर बहुत खुश है जिनका मैं ट्वीट बताऊंगा। अरे ये प्रेजेंटेशन जो है ना अपने आप में एमबीए के प्रोफेसर से अच्छी अगर लग रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में और ओ भाई लोग जो निफ्टी गोल्ड पूछ रहे हो, सिल्वर पूछ रहे हो, रुक जाओ यार, सब्र कर। 1 घंटे की क्लास में आप सीख के चले जाओ। कुछ लिया थोड़ी है आपसे भाई, फ्री की क्लास है। हाँ, पर फ्री की क्लास की वैल्यू हो इसलिए पूरा अटेंशन दो, क्योंकि इसमें से एक भी पॉइंट समझ आ गया ना दोस्त तो लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर ये
सारी बातें आप अपने दोस्तों यारों के साथ करोगे ना, तो बड़े स्मार्ट लगोगे। अरे वाह यार, तेरे को तो बजट के बारे में बड़ा पता है, हमारे को नहीं पता, तू कहाँ से सीखा, बताना मत फिर। हाँ, बता दोगे तो सब्सक्राइब भी करवा देना। ठीक है, चलो अब आप भी सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने नहीं किया है। हेल्थ एंड सोशल सेक्टर, हमारे हेल्थ एंड सोशल सेक्टर पे लाइफ सेविंग मेडिसिन पे जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन आ गया, जिस वजह से वो सस्ती हो जाएंगी। मेडिकल एजुकेशन को एक्सपेंशन मिला है। और मुझे जो आज सबसे बढ़िया चीज लगी वो ये लगी कि आयुर्वेदा को आयुर्वेदा को एक ऐसी रिस्पेक्ट मिली है जिसका हिसाब नहीं। देखिए, आयुर्वेदा हमारी साइंस है, हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। और आज उसी संस्कृति को रिस्पेक्ट करते हुए 3 एम्स अनाउंस किए हैं, वो भी आयुर्वेदा के लिए। अभी तक हम एम्स देखते थे जिसमें आपको इंग्लिश मेडिसिन या फिर ऑपरेशंस या एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स मिलती थी, बट अब आपको पहली बार एम्स मिलेगा जहां पे आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगी। ऑलरेडी आयुर्वेदा जो है वो आपके इंश्योरेंस का पार्ट तो बन ही चुका है। अब सोचिए एम्स भी खुल जाएगा। मैं कह रहा हूं लाइफ चेंज होने वाली है, बड़ा मैसिव चेंज आ सकता है। यहाँ पे फोकस है अफोर्डेबिलिटी पे ताकि अफोर्डेबिलिटी बेटर रहे। पांचवी बड़ी अनाउंसमेंट थी इकोनॉमी और फिस्कल स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, हमें समझना चाहिए कि हमारा जो उधार है, पर ये उधार ज्यादा है कि कम है, इसको मेजर किया जाता है फिस्कल डेफिसिट के हिसाब से। अब फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि भाई आपके ऊपर जो उधार तो है, पर उसके अगेंस्ट आपके पास एसेट क्या। आज अगर हम कहें कि हमारा उधार अगर 100 रुपए है, पर उसके अगेंस्ट मेरे पास 2500 रुपए के एसेट्स है, तो आपको ये उधार कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है? यानी कि जितने का उधार है, मेरे पास उसके 25 गुना के एसेट्स है। मतलब एक आधा घर बेचो तो उधार तो ऐसे निपटा दूंगा मैं। तो यानी कि हमारे पास आज जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट 4% के आसपास है, यानी 25 गुना हमारे पास ज्यादा जीडीपी है जो इस उधार का बोझ ले रही है। मजेदार बात ये बताता हूं कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इस साल और कम हुआ है। और यूएस का और जापान का ये नंबर बढ़ते जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले कुछ समय में इकोनॉमीज की सिचुएशन काफी बदलने वाली है। और उसी का ये योगदान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और बैरोमीटर है कि भारत का डेट टू जीडीपी जो है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो मात्र 4% का है, कंट्रोल में है, और यही टारगेट रखा गया था। बैलेंस ग्रोथ को पुश दिया जा रहा है, स्पेंडिंग की क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फोकस किया जा रहा है। मेरे क्रिप्टो वाले भाइयों, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में क्रिप्टो लिख देना। मेरे क्रिप्टो वाले भाइयों-बहनों, मुझे पता है आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ कि बिटकॉइन फिर से $76,000 आ गया। इथेरियम 2 सवा 2000 डॉ $2,500 के आसपास कुछ नंबर चल रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो भाई मैं समझ सकता हूँ आपकी जो है विडंबना, आपकी जो परेशानी है, पर जो मैडम हैं उनको परवाह ही नहीं है, तो उन्होंने इस बार जो है कुछ बात ही नहीं करी। उन्होंने शी रिफ्यूज्ड कि भई मैं तो कुछ बात नहीं करूँगी। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जिसे वीडीए कैटेगरी कहते हैं, उस कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आया है, कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो एब्सोल्युटली सेम रहे, स्टेटस क्वो है, कोई चेंज नहीं है। तो भाइयों और बहनों, डोंट वरी, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, रूल्स रिमेन द सेम। कोई चेंज नहीं आया, कोई बैन नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग, भाई साहब ने बड़ा खेला करा है। 5.9 लाख करोड़ का आउटले किया है। 5.9 लाख करोड़ का इस पे आउटले किया है। सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन की बात, मेक इन इंडिया पुश किया है, और आर&डी और इंडिजिनाइजेशन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि भारत जो है पिछले 10-15 साल पहले तक बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता था। फिर इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया, और आप लोग को भी वो इनिशिएटिव देखना चाहिए। उसका नाम है आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। आप प्लीज उसकी वेबसाइट पे जाइए। और ये भारत गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है, तो जो आईडेक्स है वो क्या करता है, वो सारे जो नेवी, आर्मी और जितने भी डिफेंस रिलेटेड जो पीएसयूज हैं, डीपीएसयूज जिसे कहते हैं, उनसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेता है, और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे आपको इनवाइट करता है कि आप अपना सोल्यूशन दो। अगर आप उनको राइट सोल्यूशन दे पाए, तो दोस्त वो आपको अप टू 1.5 करोड़ की, और कुछ केसेस में तो अप टू 10 करोड़ तक की फंडिंग करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? भारत चाहता है कि हमें कोई भी चीज इंपोर्ट ना करनी पड़े, हमें सब कुछ एक्सपोर्ट कर लें, और हम अपने घर पे ही बना ले, ताकि हमारा डिफेंस का जो सीक्रेट है वो हमारे पास ही रहे। ब्रह्मोस सबको पता है कितना पावरफुल था। जीपीएस लोकेशन इस बार जो है पाकिस्तान ने भेजी नहीं थी, पर बिना उनके जीपीएस लोकेशन भेजे भी हमने ब्रह्मोस एकदम उनके जो है 10 मिनट डिलीवरी करते, जैसे स्विगी जोमेटो डिलीवरी करता है, हमने भी 10 मिनट डिलीवरी, एकदम प्रिसाइज लोकेशन पे जाके घंटी दबा से टिंग टोंग हुआ, बुड़ुम। तो ठीक है भाई, ये सब करने में मेहनत लगती है, पैसा लगता है, और इसके लिए लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, भारतीय एंटरप्रेन्योर्स है, उनको सामने आना चाहिए, और अपनी जो है काबिलियत को पेश करना चाहिए भारतीय डिफेंस के लिए, ताकि हम अपने आप को मजबूत कर सके। और ट्रेड में काफी ड्यूटी रैशनलाइजेशन हुई है। मेरा एक सेक्शन है जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं, कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। इनपुट रिलीफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त दी है, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस किया, क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन यानी कि कंटिन्यूड इंसेंटिव्स फॉर क्लीन मोबिलिटी एंड एक्सेलरेटेड एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल्स और ग्रिड, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर एनर्जी स्टोरेज दिया गया, सप्लाई चेन सिक्योरिटी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, encouraging and incentivizing domestic manufacturing capabilities in green technologies।
और इसके चलते काफी ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनीज को आज बहुत फायदा हुआ है। मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊं। ये जो आपका बजट रहा एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के एंगल से भी बहुत जबरदस्त रहा है। और इसमें यहाँ पे डोमेस्टिक 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 थीम बड़ी सिंपल है कि हमें आत्मनिर्भर बनाई। देखो पिछले 1 साल में भारत को और हर भारतवासी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हमें अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं तो कोई ट्रम्प आएगा, कोई कुछ आएगा, कोई पेट्रोल पंप आएगा और हमारा हाथ मरोड़ना चाहिए। और इस बार हम झुके नहीं, हमने अपना स्टैंड बड़ा स्ट्रांग रखा। कंट्रीज शुरू-शुरू में जिन्होंने ट्रेड डील ले ली थी ना, वियतनाम ने और जापान ने, आज भी रो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आज भी रो रहे हैं। और इंडिया ने नहीं लेके काफी अच्छा काम किया। और इंडिया ने क्या किया, नए दोस्त, ठीक है, नए दोस्त बना लिए। यूके के साथ एक फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली, और जो कंट्रीज के साथ है अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। रशिया के साथ बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से इंडिजिनाइजेशन करना और नए दोस्त ढूंढना, ताकि एक बंदे पे निर्भर नहीं होना चाहिए। लाइफ का भी फंडा है भाई। डाइवर्सिफिकेशन इज की। अपने रिसोर्सेज को हमेशा डाइवर्सिफाई करो। अगर आप स्मॉल व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, तो सिर्फ एक सप्लायर पे मत डिपेंड करो। कल को उसने फोन उठाना बंद कर दिया ना, तो आपका धंधा बंद हो जाएगा। ना ही एक कस्टमर पे डिपेंड करो, 4 कस्टमर रखो, उसी तरह 4 सप्लायर रखो। हाँ। टेंथ टेंथ जो सर्व है वो सर्विसेज और ग्लोबल एम्बिशन है। ग्लोबल एक्सपोर्ट टारगेट जो है, टारगेट है इंडिया रीच करे 10% शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज बाय द ईयर 2047। 10% का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है। और उसके लिए हाई वैल्यू पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, ब्रांड इंडिया का पुश चाहिए, टैलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सारी चीजें भारत जो है उसके लिए एक बजट में 11वीं चीज आ गई, हमारे काम की चीज आ गई। अब आप सब भी क्रिएटर बन सकते हो। इकोनॉमी एंड क्रिएटर्स की बात हो रही है। ये ऐसी चीज हो रही है जो आज तक अप्रत्याशित थी। अब समझिए, क्रिएटर को एज अ इंडस्ट्री ये माना ही नहीं जाता था कि क्रिएटर्स भी इंडस्ट्री हो सकते हैं। पर आज इस बजट में ये बता दिया गया है कि भाई क्रिएटर्स भी जो हैं वो आपके इंडस्ट्री की तरह क्रिएटर्स भी इंडस्ट्री की तरह एक्ट कर सकते हैं। और वहां पे 15,000 इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनरशिप। अब आप सोचो, अगर एक इंस्टीट्यूट के कैचमेंट में 1,000 लोग आ जाते हैं तो कितने लोग जो हैं इमीडिएटली इंपैक्ट हो जाएंगे। वैसे एक इंस्टीट्यूट के कैचमेंट में कभी 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो, पर कितने लोगों को आज चांस बन जाएगा क्रिएटर बनने। ठीक है, जो स्किल्स चाहिए वो भी वहां मुहैया कराई जाएगी। मोनेटाइजेशन का इंफ्रा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी कमाई हो सके। तो भाई एक चीज याद रखना, 1947 जब भारत आजाद हुआ से लेके आज 2026 तक भारत सरकार, जितनी भी सरकारें आई, सब ने मिला के कुल मिला के 50 लाख जॉब्स क्रिएट करे हैं गवर्नमेंट लेवल पे। तो आप है ना, ये इंतजार मत कीजिए कि कोई आएगा और मेरे को वायदा करेगा कि अगले 5 साल में मैं 2 करोड़ जॉब्स दे दूंगा और मैं उसको वोट करूंगा और वो 2 करोड़ जॉब्स दे देगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है, जंगल में सुंदर लड़की, जरा कमेंट सेक्शन में, मैं जानता हूं आप जानते हो इस बात, जंगल में सुंदर लड़की क्या, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, जरा देखो मेरे को कितने लोगों ने टाइमली बेसिस पे देखा है। तो जंगल में सुंदर लड़की क्या, फट मेरे को बताओ, क्या बात है। ओके ओके। नेक्स्ट आते हैं चुड़ैल। ओके, नेक्स्ट आते हैं तो बेसिकली आपका ऑरेंज इकोनॉमी फॉर क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये आगे इंडिविजुअल्स को मोहताजी से, जॉब की मोहताजी से निकाल के धीरे धीरे एज अ क्रिएटर कोशिश करता है ताकि वो अपने लिए इनकम बना सके। एक क्रिएटर बनता है ना तो उसके साथ एक टीम भी बनती है, और वो टीम जो बनती है तो ऑटोमेटिकली वो जो है आगे उसको सैलरीज भी मिलती हैं, बहुत कुछ फायदा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा। आगे चलते हैं बजटरी एलोकेशन वर्सेस अदर कंट्रीज पे। बजटरी एलोकेशन वर्सेस अदर कंट्रीज पे मेरी टीम यहाँ बैठी है, बड़ी खुश है, देख रही है, एक्साइटेड है, खुद भी सीख रही है। बहुत मजा आ रहा है उनको। और उन्होंने मेरे को लाके चाय दे दी, बोले सर आप इतना बोल रहे हो तो चाय भी पी लो साथ में। तो मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो साथ में चाय पीता रहता, ठीक है ना। तो मेरी टीम जो है यही है, मेरे को मिलने आ गई, बोले सर मजा आ रहा है, ठीक हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, चलो ग्रेट। अब हम समझते हैं बजटरी एलोकेशन वर्सेस अदर कंट्री, मतलब हमारा बजटरी एलोकेशन और बाकी कंट्रीज का। ये देख के आपके होश उड़ेंगे और आपको लगेगा कि अभी जो है हमारे को थोड़ा थोड़ा आगे लाइफ पे बढ़ना है। यूएस की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 31.82 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की 20.65 है, इंडिया की 4.51 है। यूएस की जीडीपी पर कैपिटा $90,000 की है, चाइना की $13,000 की है, इंडिया की अभी $3,000 के आसपास। अब आती है अच्छी बातें, आप नजरें गड़ा के रखना ये 4 चीजों पे। ये 4 चीजें ना जो फाउंडेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी की, ठीक है, ये 4 चीजें जो होती हैं ये फाउंडेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी की। इसमें है इंडिया का जो खर्चा है वो $12 बिलियन का है। $12 बिलियन का जो है वो हमारा खर्चा है, और चाइना जो है उस पे $440 बिलियन डालता है। $440 बिलियन डालते, $12 बिलियन इंडिया डालता है, चाइना $440 बिलियन। आपको लगता है हम कैसे कंपीट करेंगे चाइना से? हेल्थ केयर पे वो 30 से 40 गुना ज्यादा पैसा डाल रहा है, और वो हर साल 30 से 40 गुना डाल रहा है। अब आप बोलोगे सर उनकी जीडीपी भी तो बड़ी है ना, जीडीपी बड़ी है पर सिर्फ 5 गुना बड़ी है। 5 गुने का तो फर्क है, 5 का भी फर्क नहीं है, 5 का भी, और जो लागत है उसमें 30 गुने का फर्क है। ये नियत का, भारत को हेल्थ केयर पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, और वही हेल्थ केयर पे यूएस भैया $1.6 ट्रिलियन खर्च करता है। $1.6 ट्रिलियन जो है वो उनका खर्चा। आप बताओ यार,
हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी दूसरी चीज पे आते हैं भैया, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। डिफेंस में पहली बार भारत ने $90 बिलियन के आसपास का जो है इस बार बोला है कि हम $90 बिलियन लगाएंगे, क्योंकि उनको दिखा कि वॉर हुई है तो भैया इस बार खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप चाइना देखो तो $245 बिलियन, यानी कि करीबन 2.5 से 3 गुना ज्यादा वो हमसे पैसा डाल रहा है। यूएस की तो क्या ही बात करनी, $900 बिलियन का वो खर्चा करते हैं, और इस बार तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया था मैं $1.5 ट्रिलियन डालना चाहता हूं। अब आप ये समझिए कि एजुकेशन पे इंडिया $16 बिलियन डालता है। सिर्फ $16 बिलियन का खर्चा जो है चाइना 906 बिलियन करता है। इंडिया 16 बिलियन करता है, चाइना 906 करता है। हमारा एजुकेशन पे अभी फोकस नहीं आया है। हेल्थ केयर एजुकेशन पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ 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 बनाओ। और वहां पे भी हम जो है चाइना और यूएस को बीट नहीं कर पाते। वहां पे भी यूएस को हम थोड़ा सा बीट कर रहे हैं, बिकॉज यूएस ऑलरेडी एक बहुत हेवीली डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया जो है इस टाइम पे चाइना से नहीं compete कर पाती। आपको ये डेटा जो है कैसा लगा? मुझे आपको ये डेटा पॉइंट्स कैसे आपको लगा कि इंडिया को कहाँ इंप्रूव करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना। अब आते हैं इंडस्ट्री के रिएक्शंस पे। इंडस्ट्री के रिएक्शंस, पॉलिटिशियंस के रिएक्शंस, आइए समझते हैं के लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मोदी जी ने बोला कि भाई हमारे 140 करोड़ लोगों की जो एस्पिरेशंस है उसको रिफ्लेक्ट करता है हमारा बजट, और ये हमारी रिफॉर्म जर्नी को स्ट्रेंथन करता है। समझ नहीं आई बात वैसे, बट ठीक है जो भी है। अमित शाह ने लिखा कि बजट 2026-27 के माध्यम प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारी सरकार का। ऑब्वियसली उसके बाद बहुत कुछ लिखा है, बट ब्रॉडली ये उन्होंने ऑब्वियसली अपनी बजट की तारीफ। पर यही हमारे फेवरेट आ जाते हैं राहुल गांधी जी। आपके फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वो ट्वीट जरूर करते हैं, आज का दिन नहीं छोड़ते भैया वो ट्वीट करने में। तो उन्होंने जो है आते ही ट्वीट कर दिया, यूथ विदाउट जॉब्स, मैन्युफैक्चर फेल हो रहा है, इन्वेस्टर देश छोड़ के जा रहे हैं, हाउस होल्ड सेविंग्स गिर रही हैं, फार्मर जो है डिस्ट्रेस में है, ग्लोबल शॉक्स ऊपर हमारे सर पे मट, ये सब इग्नोर करके बजट ने कुछ किया ही नहीं है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं? मुझे जरा एक बार चैट बॉक्स में, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं तो RG+ लिख दो, RG+, यानी कि मैं समझ जाऊंगा कि आपको राहुल गांधी जी की बात समझ के आपको भी सेम चीज लग रही है। ठीक है। नवीन पटनायक जी ये सीएम रहे हैं उड़ीसा के बहुत लंबे समय तक, अब बीजेपी की सरकार है उड़ीसा में, तो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है बजट 2026 से। द एंटिसिपेशन फ्रॉम द पीपल ऑफ ओडिशा वाज कि डबल इंजन सरकार जब आएगी तो ग्रोथ और मोमेंटम देगी इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ओडिशा के लिए कोई स्पेसिफिक जो है आउटले नहीं किया गया है। थोड़ा आउटले किया गया है इस बार बंगाल के लिए और तमिलनाडु के लिए। ठीक है, तो इस बार बंगाल के लिए और तमिलनाडु के लिए किया है, और रीजन बड़ा सिंपल है कि जहां भी होगा अगला चुनाव, मुलायजा फरमाइएगा, जहां भी होगा अगला चुनाव का बजट का झुकाव, जहां भी होगा अगला चुनाव बजट का झुकाव, और वही हुआ है। थोड़ा बंगाल के लिए, थोड़ा तमिलनाडु के लिए, वो रेलवे कनेक्शन के नाम पे और ये सब के नाम पे जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलोकेशन किया गया है। फिक्की के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि दिस बजट इज वन ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन द वर्ल्ड। ठीक है भैया, कुछ हुआ नहीं है, मतलब बड़ा इंग्लिश में लिख दिया कि एवं था बजट। हर्ष गोयनका ने कहा थॉटफुल बजट दैट ट्रम्प्स टेम्पटेशन टू प्लीज स्टॉक मार्केट्स, डिफेंस आउटले अप मैसिवली टू हेल्प आवर हीरोज एट द बॉर्डर, गोइंग धुरंधर ऑन डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग न्यूक्लियर पावर। बेसिकली वो कहेंगे जो जो था अच्छा था उसकी तारीफ कर दी, पर ये नहीं बताया कि भाई एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए। उदय कोटक जी कह रहे हैं बजट का फर्स्ट टेक ये है, बजट इज फॉर रियल इकोनॉमी एंड वेलकम इंक्रीज इन डिफेंस फंड, यानी कि स्पेंड, डिफेंस के स्पेंड में उनको ठीक लगा कि हमने किया है। ब्रॉड फिस्कल डिसिप्लिन कंटिन्यूज, जो हमने बात करी कि उधार जो है वो 4% पे आ चुका है। वर्क्स ऑन बैलेंसिंग बिटवीन फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड फोकस डेवलपमेंट ऑन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म। आई थिंक इनके पास भी कोई ज्यादा शब्द नहीं थे बोलने को, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है ऐसा जो भी लिख दो। किरण मजूमदार शाह बहुत खुश है, जिनका मैंने बात की थी, क्योंकि बायो फार्मा में 10,000 करोड़ का जो आउटले है उससे इनको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि इनकी बायो फार्मा वाली कंपनी है बायोकॉन। तो उसमें जो है इंडिया के हेल्थ इनोवेशन पे इनको लगता है बहुत अच्छा जो है ये आउटले किया गया, जैसे कैंसर, डायबिटीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे, और ह्यूमन लॉन्जेविटी पे वर्क। हमारे अश्नीर ग्रोवर जी, जिनके साथ मैं कल बैठा हुआ था, फायर साइड चैट कर रहा था IIT दिल्ली में, तो वो तो आपको पता है बेबाक है। दिस बजट रिमाइंडेड मी माय रिब्यूक ऑन शार्क टैंक टू वन ऑफ द पिक्चर्स इन्वेस्ट किया आपने, अपना भी और हमारा भी। जैसे वो बोल देते थे ना शार्क टैंक पे, वो कह देते थे कि भाई सुनो ऐसा है कि तुमने भी टाइम अपना वेस्ट कर लिया, मेरा भी वेस्ट कर लिया, तो उनके साथ बेचारों के साथ यही हो गया। आई थिंक बजट को उनको पसंद नहीं आया। ओके, महंगा क्या हुआ, सस्ता क्या हुआ? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, आपको सारे जवाब दूंगा, ठीक है, सारे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स का अब महंगा क्या हुआ, सस्ता क्या हुआ, उससे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा मीम्स देखना तो चलिए थोड़े से मीम्स देखते हैं कि क्या क्या मीम्स बने हैं इस पूरे बजट पे। आइए इस बजट पे मीम्स क्या बने हैं उस पे चलते हैं, और ये देख सकते हैं हम, कुछ इंटरेस्टिंग मीम्स है कि सैलरीड क्लास जो है वो इस तरीके से जो है निर्मला ताई को देख रही थी, पर उनका कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरीड क्लास जो है निर्मला ताई को देख रही है, कोई फायदा नहीं हुआ।
और यहाँ पे एसटीटी हाइक कर दी गई है, जिससे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर जो है उसको बहुत नुकसान हुआ है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को हाइक कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि भैया शेयर मार्केट जो है क्रैश हो गई भारी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुई है। सिल्वर का इन्वेस्टर ना दुखी है, गोल्ड का इन्वेस्टर दुखी है, इंट्राडे ट्रेडर दुखी है। क्यों दुखी है? एसटीटी बढ़ गया। लॉन्ग टर्म ट्रेडर दुखी है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर इसलिए दुखी है क्योंकि उसका एलटीसीजी कम नहीं किया। भैया हर जन ही दुखी है इस टाइम पे। हाँ, इस टाइम पे सारे दुखी हो गए। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो है सैलरी पीपल को क्या बोलती है, आपके फंड से थोड़ा पैसा मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। आप ही के फंड से भी तो बड़ा होगा, हम तो भैया नहीं दे सकते, मेरे पास तो नहीं है पैसा देने को। ये सलमान खान की बोल दिया, इंडियन ट्रेडर्स आफ्टर बजट अनाउंसमेंट। सबको पता है बजट के बाद ट्रेडर्स का क्या एसटीटी बढ़ गया है। हाथ जोड़ रही हूँ एसएल ये ट्रेडर समझ जाएंगे बात। स्टॉप लॉस ये शादाब जकाती भी जाके बोलेंगे ये 10 रुपए वाली सिगरेट है ना, ये 10 रुपए वाली सिगरेट कितनी, क्योंकि 40% जीएसटी लगा। तो शादाब जकाती भी अब 10 रुपए वाली सिगरेट का रेट पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब 10 में तो मिलेगी नहीं उनको। उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं, भाई तुम्हें क्या लगता है इस बार का बजट कैसा होगा? तो भाई बोल रहे हैं कि भैया बजट से मेरा क्या लेना देना है। हमारे को भी ऐसे सोचना चाहिए, तभी हम अलाइव रह सकते हैं। मिडिल क्लास, यूनियन बजट में हमें कुछ मिलेगा क्या निर्मला सीतारमन से? तो निर्मला सीतारमन जी ने कहा कैसा लगा मेरा मजाक। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है आपके मीम्स बने इस टाइम, और मीम्स इसलिए बने क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारी इच्छाएं थी कि भाई हमारे को थोड़ा रिबेट मिले, थोड़ा बेनिफिट मिले, वो सब नहीं हुआ। पर मजाक अपनी जगह। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास के एंगल से ये बजट था, उसमें उनको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं, और जिस चल के मतलब छूट नाराज हो गया मिडिल क्लास कि भाई हमारे लिए कुछ तो कर देते, समथिंग अगर आप कर देते तो डेफिनेटली हमारे लिए फायदा होता। ओके, अभी हम प्रेजेंटेशन पे वापस चलते, थोड़ा सा पॉइंट्स और रह गए हैं, फटफट इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट, बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, ये समझते हैं। बजट में महंगा क्या हुआ, सस्ता क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महंगा सस्ता क्या हुआ? सोलर पैनल्स और मॉड्यूल्स जो है सस्ते हो गए। क्यों सस्ते हो गए? क्योंकि इस पर से ड्यूटी हटा दी गई है, इसलिए आज जितने भी सोलर पैनल्स वाली कंपनी थी वो सारी जो है सर्किट पे लगी। एक सर्वोटेक करके कंपनी है, वो भी सर्किट पे। क्यों सर्किट पे थी? क्योंकि उसका ड्यूटी रिमूव कर दिया। ईवी बैटरीज वाली जो कंपनी थी उनका भी ड्यूटी वेवर कर दिया है। ठीक है, मेक इन इंडिया का। तो आपकी जो ईवी बैटरीज हैं उसको भी इंपोर्ट ड्यूटी वेवर कर दिया है। माइक्रोवेव ओवंस पे जो है स्पेसिफाइड पार्ट्स पे, कैंसर मेडिसिन को सस्ता कर दिया, तो ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। टीसीएस लगता था, में से कितने लोग बाहर जाती है तो मेरे को ये बता दो। तो वो टीसीएस जो लगता था वो पहले 5% लगता था, अभी वो 2% लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ये 0 ही होना चाहिए था, पता नहीं 5-2 क्यों ले। आप समझिए, आप वेकेशन करने जा रहे हैं, 10 लाख रुपए टूर ऑपरेटर को दे दिए, अब 20,000 रुपए आपको सरकार को भी देने हैं। वो आपको वापस मिल जाएंगे, पर आपको एक बार सरकार को तो देने पड़ेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो भी सस्ते हो जाएंगे। खेलो इंडिया मिशन लॉन्च हो रहा है टू फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, अब महंगा क्या होगा जी? महंगा वीडियो गेम के कंसोल महंगे हो जाएंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस जो है वो हट जाएंगे। तो अगर आपके बच्चे जो है घर पे वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं तो अब आपके लिए मुश्किलात होने वाली हैं। अलावा कॉफी मशीन्स जो है वो महंगी होंगी, इंपोर्टेड अल्कोहल महंगी हो जाएगी, ट्रेडिंग कॉस्ट महंगी हो गई, क्योंकि हमारा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो फ्यूचर्स पे 0.02 से 0.05 कर दिया गया। इससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और ऑप्शंस पे 0.01 से 0.015। अब क्या होता है कि फ्यूचर्स का काम ना सिर्फ सट्टा नहीं होता, फ्यूचर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी यूज करते हैं फ्यूचर्स। अब भैया उधर भी नुकसान होगा, कैसे होगा मैं आगे बताता हूँ आपको। छाते मुश्किल हो जाएंगे भाई, छाते आपके लिए महंगे हो जाएंगे। फिनिश्ड अम्ब्रेलास पे जो है वो कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा रहा है। तो भैया अब बारिश के समय आप छाता अगर 1 साल खरीद ले तो उसको एटलीस्ट 3-4 साल चलाएं। एटीएम इक्विपमेंट महंगे होने वाले हैं। वैसे वैसे आजकल एटीएम ज्यादा यूज नहीं करते, यूपीआई जिंदाबाद। फर्टिलाइजर्स जो हैं उस पे जो नैप्था पे कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन थी उसको वेवर पार्शली वेवर किया जा रहा है। एनिमल्स को अगर आप इंपोर्ट करते हैं, अगर आपको वो बढ़िया जो महंगे महंगे वाले डॉग्स और कैट्स और ये सब पसंद, तो वो महंगे होने वाले हैं। पर वो जब आप मंगाते हैं तो हम समझ जाते हैं हम वैसे ही अमीर है, तो अमीर से ज्यादा पैसा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप में से कितने लोगों को शौक है ये करने का? वैसे बताइए मेरे को, एनिमल्स रखने का अपने पास। ओके, ग्रेट 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 शौक। यहाँ पे हमारा जो है प्रेजेंटेशन खत्म होता है, और अब जो है हम आएंगे हमारे डिस्कशन पे। हम आएंगे हमारे डिस्कशन पे। क्या आप लोग को मैं दिख रहा हूँ? क्या आप लोग को मैं दिख पा रहा हूँ क्लियरली? क्लियरली, यस नो? क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। ओके, मैं क्वेश्चंस आंसर्स पे भी आने वाला हूं, मेथड्स पे भी आने वाला हूं, डोंट वरी। अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आते हैं म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी पे। आप में से बहुत सारे लोग आर्बिट्राज फंड्स में पैसा पार्क करते थे। आप में से बहुत सारे लोग आर्बिट्राज फंड्स में पैसा पार्क करते हैं। और क्योंकि आप आर्बिट्राज फंड्स में पैसा पार्क करते थे, क्यों करते? क्योंकि आपको उसमें जो है एफडी टाइप के रिटर्न मिलते थे, पर टैक्सेशन उसकी इक्विटी की तरफ। तो आर्बिट्राज फंड्स जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बट अब मजेदार बात सुनिए, आर्बिट्राज फंड्स क्या करते हैं, वो स्टॉक लेके फ्यूचर बेच, रिलायंस का स्टॉक खरीद लेंगे, उसका फ्यूचर बेच। अब जब वो फ्यूचर बेचेंगे तो एसटीटी कितना लग जाएगा? पहले 0.02 था, वो 0.05 लग जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न्स है
अब वो कम होने जाएंगे। अब आर्बिट्राज फंड्स के जो रिटर्न्स है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने, तो यानी कि आपके लिए अब आर्बिट्राज फंड्स उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं निकाल पाएगा जितना ये पहले निकालता था। आप में से कितने लोग आर्बिट्राज फंड्स जो है मुझे जरूर बताइएगा, बट अब आर्बिट्राज फंड्स को यूज करने की जरूरत। सेकंड बात को समझते हैं और क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। सेकंड बात को समझते हैं और क्या इंपैक्ट आएगा। दूसरा इंपैक्ट ये आ रहा है कि अब जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स को कोई गुड न्यूज नहीं मिली है, न्यूज नहीं मिली है, तो अब जो है मार्केट्स को उठाने में बहुत दिक्कत आने वाली है मार्केट्स को। और मार्केट्स को उठा अब सिर्फ एक बड़ी चीज सकती है, वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स सकती है, वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स का पिछले क्वार्टर की तो अभी जनवरी फरवरी में आ रही है, पर वो बहुत अमेजिंग अर्निंग्स नहीं आई है, बहुत अमेजिंग अर्निंग्स नहीं आई है, क्योंकि जीएसटी का चेंज अक्टूबर से आया था, ठीक है ना। जीएसटी का जो चेंज था वो अक्टूबर से था, तो हमें एक क्वार्टर वेट करना पड़ेगा टू सी, हमें एक क्वार्टर वेट करना पड़ेगा टू सी कि एक्चुअली इंडिया में जो बड़ी कंपनीज हैं क्या उनकी अर्निंग्स बढ़ पा रही हैं कि नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि और जो कारण थे वो सारे बेकारण हो गए। अब कल सोमवार को 2 फरवरी को मार्केट्स में क्या हो सकता है, याद रखिएगा आज जो मार्केट नीचे गई है 500-600 पॉइंट, उसमें एफआईआई का पार्टिसिपेशन नहीं था, एफआईआई ने नहीं बेचा अभी तक, ठीक है। उसमें एफआईआई ने नहीं बेचा है, अब एफआईआई हो सकता है कल बेचेगा, और अगर एफआईआई ने कल बेचा तो हम एक बार और जो है बहुत डाउनवर्ड प्रेशर देख सकते हैं हमारी इंडियन मार्केट्स पे। अब करना क्या है सर, मेरी सिप चल रही है तो मैं क्या करूं। अगर आपकी सिप चल रही है तो याद रखिएगा कि अब अगले 1 से 2 साल बहुत शायद ठीक नहीं रहेगा। आप ये सोचो कि जैसे 2022 2023 में रिटर्न्स बन रहे थे वैसे रिटर्न्स अब बनने के चांसेस कम है। एक ही कंडीशन में बन सकते हैं, अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ जाए, जिसके लिए हमारे को एक क्वार्टर मिनिमम वेट करना। तो आप अगर एसआईपी चालू आपकी ऑन है, प्लीज बंद मत कीजिएगा, प्लीज अपनी एसआईपी बंद मत। आपको मेरी सलाह पसंद आ रही है तो मुझे हार्ट भेजिए, थम्स अप भेजिए, ये क्योंकि मुझे समझ आएगा। तो क्या बोला मैंने कि आपको क्या चेक करना है, आपको ये करना है कि ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए। बट सेकंड चीज जो मुझे लगती है कि जो निफ्टी के पास गिरने के भी रीजन इसके बाद बहुत ज्यादा नहीं बचे, जो होना था बुरा हो गया। कल एक दिन और देखना पड़ेगा क्योंकि कल एफआईआई इस मार्केट में कल वो देखते हैं क्या बवाल काटते हैं। मैं गोल्ड सिल्वर पे आ रहा हूं, डोंट वरी, गोल्ड सिल्वर की स्ट्रेटेजी पे। पर पहले मैं बात कर रहा हूं इस टाइम पे कि आपको इक्विटी मार्केट्स को कैसे, आपका होराइजन 7-8 साल का है, 10 साल का है। अगर आपका होराइजन 7-8 साल का, 10 साल का है तो कल के दिन मार्केट्स को जरूर देखिए। और अगर आपको कुछ मार्केट 2-3% और नीचे जाते हुए दिखती है तो ये टाइम है जब आप अपने पार्शियल कैपिटल को लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं अगर मेरे पास कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जो मैं जिसका वैल्यू 10% से नीचे गिर रहा है, तो मैं जो है उसको फर्दर एक्स्ट्रा अक्यूमुलेट करने के मूड में हूं। कल के डिसीजन के बाद, कल देखते हैं मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती है, कल कैसे रिएक्ट करती है उस पर हमारे को चेक करना पड़ेगा। तो इक्विटी को प्ले करने के लिए इस टाइम पे आप प्लीज 1 साल 2 साल वाले माइंडसेट से मत आइए। स्टॉक पिकिंग में हमेशा मना करता हूं आपको, कभी भी स्टॉक पिकिंग नहीं करनी चाहिए आपको। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स चालू रखनी है, अपनी एसआईपीस को चालू रखना है। और देखिए, आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स पता है कब कमाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स 2 सर्कमस्टेंसेस में कमाते हैं दोस्त, नहीं तो आपको 11-12% रिटर्न तो 15-20 साल के होराइजन में मिल जाएगा। आप एक्स्ट्रा रिटर्न तब कमाते हैं जब आप या तो सेक्टोरल रोटेशन करते हैं, आपको समझ आ जाता है अगले साल कौन सा सेक्टर चलने वाला है, और ये मेरे हिसाब से 100 में से 99 लोगों को नहीं समझ आता, इसलिए आप मत कोशिश करें। पर दूसरा जो तरीका है अपने रिटर्न्स को बेटर करने का वो ये है कि अगर आप लंबी अवधि के प्लेयर हैं तो जब भी आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 10% से गिरे, ठीक है, तो एक लमसम का अमाउंट आपको कर देना चाहिए, जिसे हम मार्टिंगेल स्ट्रेटजी कहते हैं। ये हमारी मार्टिंगेल स्ट्रेटजी होती है कि जब 10% जो है आपका गिरा, आपको जो है उसमें पैसा डालना ही। इससे क्या होता है, इससे जो है आपका रुपी एवरेजिंग और नीचे हो जाता है, और कल को जब ये वापस अपने लेवल्स पे 15% 20% ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। तो याद रखिएगा इस टाइम पे वॉरेन बफेट का एक कोट मैं हमेशा याद रखता हूं कि द बेस्ट वे टू मेक मनी इज वेरी सिंपल, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो दुनिया जब ग्रीडी हो जाती है तो fearful हो जाओ, और दुनिया जब fearful हो जाती है तो ग्रीडी हो जाओ। अभी दुनिया fearful हो गई है तो आप जो है ग्रीडी हो जाइए, पर एक दिन 2 दिन वेट कर लीजिए, थोड़ा मार्केट्स को स्टेबलाइज करने दीजिए इक्विटी का। अब आते हैं गोल्ड सिल्वर पे, और गोल्ड सिल्वर के लिए हमारे को वापस जो है थोड़े से स्क्रीन शेयर्स करने पड़ेंगे आपके साथ। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ। अब हम गोल्ड सिल्वर पे आते हैं। गोल्ड सिल्वर को देखते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड को देखते हैं कोमेक्स पे, यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे। और यहाँ मैं एक स्क्रीन शेयर, ओके, आप मेरा स्क्रीन देख जरूर बताइएगा, क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, आई होप आप मेरा स्क्रीन देख, परफेक्ट, ठीक। अब हम आते हैं अपने स्क्रीन पे। आप देखिए, यहाँ आप देखिए जो गोल्ड है वो एक दिन में कितना गिर गया, एक दिन में वो यहां से लेके यहां तक गिर गया, करीबन 9% गिर गया, ठीक है। फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है, जो अपना बॉटम उसने बनाया था ना, उस बॉटम पॉइंट से वो करीबन करीबन
4.5 से 5% ऊपर बंद हुआ। यानी कि उसने टूटा तो बहुत बुरी तरह, पर उसने एटलीस्ट 5% अपना एक रिकवरी करी है। अब इसी चीज को गोल्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूं मैं आपके साथ, इसलिए मैंने कहा था एंड तक रुकना, और मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा। और यहाँ पे गोल्ड फ्यूचर्स अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर आज मैं गोल्ड फ्यूचर्स देखूं, तो ये आज का दिन था 1 फरवरी, ऑब्वियसली 31 जनवरी को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 जनवरी को 11% के आसपास गोल्ड में ड्रॉप आया था, और यहाँ पे करीबन आज 5% का ड्रॉप आया, आज 5% का ड्रॉप आया। ये मैं गोल्ड एमसीएक्स के रेट की बात कर रहा हूं, और यहां भी आप देखेंगे कि अगर आप बॉटम से देखें तो इसने भी 4.5% के आसपास की रिकवरी कर दी है। तो अगर आप बॉटम से देखेंगे तो दोनों केसेस में, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और जो इंडियन एमसीएक्स में भी, गोल्ड ने अपने बॉटम से 4.5% की रिकवरी की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि इससे समझ आता है कि मार्केट, गोल्ड जो है थोड़ा सा रिबाउंड किया था। अब एक और बढ़िया एनालिसिस, आप ये सब सर्कस होने के साथ अगर आप जनवरी का महीना देखें, जनवरी में गोल्ड 13.25% बढ़ा है। अरे कौन कह रहा है कमबख्त रिटर्न नहीं को? अगर आपको पागलपन छाया था कि मैं $5,800 पे खरीद लूंगा सारा माल और सारा पैसा उसमें डालूंगा, तो आप पागल हो। मार्क गोल्ड ने तो बेचारे ने एक महीने में 13% का रिटर्न दिया, बच्चे की जान क्या। उसके पिछले महीने में 2% का रिटर्न था, उसके पिछले महीने में 5.5% का रिटर्न था। ये गोल्ड का पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का, आप यहां से देख लीजिए, यहां क्या, यहां से देख लीजिए, पिछले ऑलमोस्ट 7-8 साल का सिंगल मंथ हाईएस्ट क्लोज हुआ है जनवरी में, जबकि वो अभी अपने टॉप से 10% नीचे आ गया, 10 से 12% नीचे आ गया। मैच को इस तरह देखना चालू कर, जनवरी में गोल्ड वॉज अ हीरो, जनवरी में गोल्ड वॉज अ हीरो। और अगर मैं एमसीएक्स में देखता हूं सेम चीज को, तो एमसीएक्स में अगर मैं देखूं तो जनवरी में गोल्ड ने 10.5% रिटर्न दिया है। तो भाई जब गोल्ड ने रिटर्न दिया है तो चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि आपको लालच आ गया था। चिंता इस बात की है कि आपने सोचा अब गोल्ड $5800 हो गया या $8000 होगा, $15000 हो जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपए किलो, 2.5 लाख रुपए किलो, उठाओ सारा पैसा डाल दो गोल्ड में। क्यों? तो यहां जो है गोल्ड ने अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा, और मैंने क्या किया मैं बता देता हूं। मैंने आज भी गोल्ड खरीदा है, 2 दिन पहले जब मार्केट्स ओपन थी और उस टाइम पे गोल्ड नीचे गया था, मैंने उस दिन भी गोल्ड खरीदा था। मैं हर डिप पे आपको पता है सिपॉन डिप, अगर आपको पता है कि मैं सिपॉन डिप करता हूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैंने उस दिन भी गोल्ड खरीदा, मैंने उस दिन सिल्वर भी खरीदा। मैंने उस दिन सिल्वर भी खरीदा है, क्योंकि मैं भैया 2 दिन के लिए नहीं खरीदता, ना 5 दिन के लिए खरीदता हूं, ना मैं एमसीएक्स पे जाके सट्टा करता हूं, ना मैं 1:10 का लेवरेज लेता हूं। मैं तो ईटीएफ खरीदता हूं, पूरा पैसा देता हूं और पूरा माल लेता हूं, कोई लेवरेज नहीं लेता भाई। अगर कल को सिल्वर 50% भी नीचे गिर गया, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं है। वैसे भी मैंने ये एसेट 5-10 साल के लिए लिया है, आज के लिए तो लिया नहीं है। मुझे पता है सिल्वर वॉलेटाइल होता है, पर आपको नहीं पता ना, आपको मजा आ रहा है, अरे वो देखो सिल्वर 10 लाख किलो जाएगा। अब एक मुझे बात बताइए कि सर गोल्ड में मैं क्या करूं, मैं गोल्ड में फंस गया हूं, गोल्ड लूं कि नहीं लूं? अरे भाई साहब, 2 दिन पहले तक तो आप 2.25 लाख रुपए में गोल्ड लेने को तैयार थे, दर दर मारे फिर रहे थे, मुझसे ईटीएफ की लिस्ट मांग रहे थे, जूलर को फोन कर। आज क्या बदल गया गोल्ड की स्टोरी में 2 दिन के अंदर? तो अगर आप गिरने पे खरीद नहीं सकते ना दोस्त, तो आप जिंदगी में पैसा नहीं बनाओगे। अभी गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन कैसे करना है मैं उस पर भी बात करूंगा, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन कैसे करना है उस पर भी बात करूंगा। पर एक बात समझ लीजिए कि जनवरी का महीना गोल्ड के लिए अमेजिंग रहा है, लाइफ टाइम हाईएस्ट गेन दिया है, जबकि उसने अभी अपने टॉप से कितना मारा है नीचे, अगर हम देखें टॉप टू, उसने अपना पॉइंट क्या मारा है, करीबन करीबन 18% एमसीएक्स पे नीचे कर दिया उसने, उसके बावजूद भी टॉप परफॉर्मर रहा है। और ये होता है जब आप एक एसआईपी करते हो, सिपॉन डिप करते हो, एक सिस्टम से चलते हो, मैडनेस से नहीं चलते। आप मैडनेस से चलोगे तो कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। अब आते हैं आपके बड़े भाई पे, ठीक है, और वो बड़े भाई का नाम क्या है? वो है सिल्वर एक्सएजी यूएसडी, जरा उसको भी देख लेते हैं। अब ये है आपका सिल्वर भैया, सिल्वर। पहले तो हम उस कातिलाना दिवस पे आते हैं जब सिल्वर के साथ बहुत खराब हुआ, और वो था 30 जनवरी को, बैठे बैठे रील भी बनाई थी, आप लोग ने बहुत पसंद की। अब यहां भी देखिए, देखिए अब यहां भी देखिए, सिल्वर अपने टॉप पॉइंट से बॉटम तक 40 पर, तो संजय सर ये पहली बार हुआ है कि सिल्वर 40% क्रैश नहीं भाई। सिल्वर ने बहुत बार इस तरीके से क्रैशेस दिखाया। आप सिल्वर का चार्ट देख, पुराने सिल्वर्स का चार्ट देखे तो देखिए, पे सिल्वर दमदम दमदम आपको नीचे दिखा। ये सिल्वर की फितरत है, ये जो है ये सिल्वर की फितरत है। देखिए एक में 28% गिरा सितंबर 2011 में, एक दिन में 28% गिरा था। तो ये ऐसा तो है नहीं कि सिल्वर ने कभी जिंदगी में आपको इस तरीके रंग नहीं दिखाए। अरे भाई वॉलेटाइल एसेट क्लास, और वॉलेटिलिटी रहेगी। पर दोस्त उसके बावजूद भी सिल्वर ने जनवरी के महीने में 19% रिटर्न दिया है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे। और जनवरी का महीना भी जोड़ लूं तो आप समझिए मई 2025 से कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें सिल्वर लॉस में बंद हुआ।
जनवरी जोड़ के। तो भाई अगर ऐसा है तो यानी कि सिल्वर में कोई फंडामेंटल तो मिस्टेक नहीं है। पर अब उस दिन हुआ क्या उसको समझते हैं। उस दिन जो हुआ वो ये हुआ कि एक न्यूज आई, और वो न्यूज क्या है उसको समझने से यहां हमने देखा 40% गिर तो गया, पर एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि अपने बॉटम पॉइंट से सिल्वर 17% ऊपर बंद हुआ है। यानी कि अगर किसी ने 73 पे कैप्चर किया या 75 पे कैप्चर किया तो ऑलरेडी 15% ऊपर था। तो जब ये नीचे दम 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 गया ना, उसके बाद ये रुका, कंसोलिडेट हुआ और वहां पे बाइंग आई, और बाइंग आने की वजह से 16% का गैप आ गया, हाथों हाथ 16% का गैप आ गया। और रीजन सिर्फ एक ही था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अगला यूएस फेड का चेयरपर्सन अनाउंस कर दिया। ठीक है, ट्रंप यूएस फेड आप लिखेंगे तो आपको जो है न्यूज आ जाएगी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ये भाई की बात हो रही है। ठीक है, केविन वॉर्श की बात हो रही है, और केविन वॉर्श जो है पहले भी फेड में रह चुके हैं 2011 से लेकर 2016 तक। और जब वो फेड में उस टाइम पे थे तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है गोल्ड का दाम और सिल्वर का दाम कम होता है, जिस वजह से लोगों को एक बार फियर आया और उन्होंने ये एक्शन लिया, और आप फंस गए क्योंकि आप लालची थे। आपने सिल्वर के एसेट को नहीं समझा, आपने ये नहीं समझा कि भाई सिल्वर जो होता है वो लॉन्ग टर्म एसेट के लिए होता है, वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस के होता है, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए होता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। और आपने सट्टा किया एमसीएक्स पे बैठ के। मेरे पास ऐसे कई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए हैं कि सर मेरे तो 2 लाख रुपए लगे थे, 5 लाख का नुकसान हो गया, मैं क्या करूं? 2 लाख लगे थे, 5 लाख का नुकसान हो गया। आप में से कोई ऐसा हो तो मुझे ये बता देना, ठीक है? 2 लाख लगे थे, 5 लाख का नुकसान हो गया, मुझे आप मुझे बता देना उसमें से कोई, आप में से ऐसा कोई हो तो, ठीक है? अब अगर हम सेम चीज को अगर हम चलते हैं और हम कोशिश करते हैं ये देखने की कि सेम चीज को हम अगर इस पे देखें, अपने क्या नाम है, सिल्वर को एमसीएक्स पे, आइए सिल्वर को एमसीएक्स पे देखें। अब मेरी एक बात सुनिएगा और इस बात को बहुत ही ध्यान कि आज जो है सिल्वर 9% ही नीचे गिरा है। आज जो है सिल्वर 9% ही नीचे गिरा है, और वो सर्किट पे क्लोज हो गया है। ठीक है, यहां से अगर आप देखें, अपने टॉप से देखें तो सिल्वर जो है करीबन करीबन 37% नीचे है। 9% पे सिल्वर का आज सर्किट लॉक हो गया था। अब कल सिल्वर जो है एक बार हो सकता है शुरू में नीचे जाए, और फिर जो है उसको एक स्टेबलाइजेशन मिलेगी, क्योंकि सिल्वर इस टाइम पे एक स्टेबल प्राइस पे है, क्योंकि इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन ही नहीं है, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन नहीं है तो सिल्वर बिहेव ही नहीं कर पाएगा इससे ज्यादा कुछ। तो अब करना क्या है सर? ये सब हमको समझ आ गया, करना क्या है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सिल्वर और गोल्ड को अपने टोटल एसेट एलोकेशन का 10% से ऊपर भी मत दीजिए। मैंने भी नहीं दिया हुआ है भाई, मैंने भी नहीं दिया हुआ, मेरे में गिन के 10% है दोनों। अब उस 10% में भी जो है 70 टू 80% गोल्ड रखिए, 20 टू 30% सिल्वर रखिए, 10 साल का व्यू रखिए। मैं बता रहा हूं आपको, ये दोनों अच्छा सीएजीआर दे, 13 से 14% तक का सीएजीआर दे सकता है ये पोर्टफोलियो। पर अगर आप सिल्वर को कल ट्रेड करना चाहते हो, परसों आज खरीद के कल बेचना चाहते हो, सट्टा कर रहे हो एमसीएक्स पे 10x लेवरेज के साथ, 20x लेवरेज के साथ कोई प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हो, तो भाई ये फिर बहुत रिस्की होता है। फिर आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट प्राइस होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए इमोशनल आपके ऊपर। अब वो नहीं है आप पे, तो भाई फिर क्या किया जाए? क्या ही कर सकते हैं? कुछ कर तो सकते नहीं फिर इन दैट केस, है ना? कुछ नहीं कर सकते हम इन दैट केस। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, वापस रूल्स लिख लीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि सबसे पहला, गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो का 10% होगा। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर तब आएगा जब 5 साल मिनिमम आपका होराइजन होगा। तीसरा, 10% में 70 से 80% गोल्ड होगा, 20 से 30% जो है आपका चांदी हो। आप उसमें लेवरेज नहीं करेंगे, आप उसमें ईटीएफ्स खरीद लेंगे। ईटीएफ्स खरीद के आप बैठ जाइए, कोई शांति से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास भी ईटीएफ्स है, बहुत जम के गिर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चढ़े भी थे, गिर भी गए, वापस चढ़ जाएंगे। हाँ, नियम है ये सिल्वर का। सिल्वर गिरता है, आपको दिखा दिया, पास्ट में 2011 में भी एक दिन में 28% गिरा था। पर मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि अब एक स्टेबिलिटी आएगी गोल्ड और सिल्वर में, और शायद वाइल्ड मूवमेंट्स दोनों तरफ के नहीं आएंगे। अब सिल्वर और गोल्ड बोरिंग हो सकता है। अब गोल्ड और सिल्वर हो सकता है एक बोरिंग एसेट क्लास बन जाए। जो रोज गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर हो रहा था, वो शायद कम हो जाए, और जिस वजह से इस एसेट में एक ठहराव आए, और ठहराव के लिए, ठहराव वाले एसेट में आपको फिर छोड़ा 5 साल देना पड़ेगा ताकि आपकी वेल्थ उसमें क्रिएट हो सके।